द ग्रेट बूस्टर एकेडमी अगेन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के सारे थ्योरम्स को देखेंगे। हमने सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट को बल्लू की स्टोरी से देख लिया था। तो आज हमारे लिए बल्लू भाई का बर्थडे है। बल्लू भाई का बर्थडे इनवाइट तो दोनों वाइफ होंगी, रूपा और रेखा दोनों लोग आई हैं। बल्लू भाई ने आज गलती एक कर दी है। गलती क्या कर दी? इन्होंने एक ट्रायंगुलर शेप का केक ले आए भैया, और हैं बहुत खुश और ट्रायंगुलर शेप का केक ले आए हैं। अब कहें चलो केक काटा जाए, इनका टाइम हो गया 8 बजे केक कटेगा। अब 8 बजे रूपा रेखा दोनों जने आ गई। इन्हों के 3 लड़के हैं घर पे छोड़ के ही, तीनों उनके लड़के आपस में लड़ाई कर लेते हैं। ठीक, तो जो रूपा थी भैया वो आई, रूपा लड़ाकू थी। ये कहें हमको हिस्सा चाहिए बराबर, हमको हिस्सा चाहिए बराबर। रेखा ने भी कहा कमेंट सेम हियर। फिर इन्होंने कहा हमारे 3 लड़कों के लिए हमको चाहिए हिस्सा बराबर। इन्होंने फिर से बोल दिया सेम हियर भैया। अब दिक्कत आ गई कि हिस्सा बराबर कैसे किया जाए। तब बल्लू भैया ने एक दिमाग लगाया, इनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बताया कि आप एक मेजरमेंट स्केल ले लीजिए, रूपा से बोला, और अपनी साइड में जितनी लेंथ आप नापिएगा उतनी ही साइड अपनी साइड में रेखा नापेगी केक का, और हम अपना बीच से अपनी धारदार तलवार लेके आएंगे, बीच से केक काट देंगे, और फिर बीचों बीच से फिर एक बार काट देंगे, और एक पीस ये ट्रायंगुलर शेप का आपका हो जाएगा और एक पीस ये ट्रायंगुलर शेप का आपका हो जाएगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप का केक है, तो 10 सेंटीमीटर इधर आएंगे और 10 सेंटीमीटर आप इधर आएंगे, यहाँ पे पॉइंट किया जाएगा और ये ऐसे कट कर दिया जाएगा। ये पीस निकलेगा, फिर बीच से कट कर दिया जाएगा, इसके 2 पीस हो जाएंगे एकदम इक्वल ऐसे करके। तो ऐसे डिवीज़न हो जाएगा केक का। तो कहा ठीक है चलो। तो पहला एक डिवीज़न बनाया गया, एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे, जो पॉइंट था B1 रूपा की साइड में, और रेखा के साइड में एक पॉइंट बनाया गया, कौन सा? C1, जो भी 10 सेंटीमीटर पर था। अब ये अपने नाइफ लेके आए, बीच से काट दिया केक को, ये ऐसे पीस निकल आया। फिर इसको बीच से फिर एक बार काट कर दिया, जिसे कट किया एक पीस इधर और एक पीस इधर आ गया। दूसरी चांस में फिर आया, फिर 10 सेंटीमीटर इधर, 20 सेंटीमीटर इस बार 20 सेंटीमीटर लिया बड़ा पीस बनाने के लिए। 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे फिर से क्या किया? पॉइंट आउट किया। फिर नाइफ से आके यहाँ से केक कट कर दिया गया। अब जब केक कट कर दिया गया, इस बार पीस फिर ऐसे आ गई, फिर एक बार बीच से कट कर दिया गया। अब इससे बल्लू भैया को एक आइडिया आ गया कि उन्होंने एक थ्योरम ढूंढ लिया है इतनी ही स्टोरी से। क्या ढूंढा उन्होंने कहा रूपा तुम अपनी साइड की जितनी लेंथ रखी हो उसका जरा रेशियो रख के बताओ, और रेखा तुम अपने साइड का रेशियो रख के बताओ, क्या दोनों देखो इक्वल हैं, इक्वल डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो AB1 रूपा की साइड में AB1 नापा गया कितना? 10 सेंटीमीटर का, ये देखो आया 10 सेंटीमीटर। फिर B1 B2 का कितना था? 20 सेंटीमीटर, ये रूपा की साइड में हुआ। रेखा की साइड में भी देखा AC1, ये भी 10 सेंटीमीटर का, और C1 C2 C और C2 ये कितना? 20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर का, तो 10/20, ये भी 1/2। तो इनका रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखा जाए तो कट कैसे किया गया था? ये ऐसे केक का पीस था और उसको बीच से ऐसे बल्लू भैया हमारे नाइफ से काट दे रहे थे एकदम स्ट्रेट लाइन से। तो अब बताओ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर हो गया तो ये बताओ ये 90 दोनों को मिला के क्या हुआ? ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये भी 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो आपस में दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब थ्योरम निकल के आया। थ्योरम क्या निकल के आया? स्टोरी से देखो। बोला गया अगर कोई ट्राइंगल है और उसको कोई स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगी थर्ड साइड के, एक ट्राइंगल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है तो वो दोनों लेंथ को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम एज अ रूपा रेखा की केक की लेंथ। उन्होंने क्या कहा था? 10 सेंटीमीटर देखो इधर थी, 20 सेंटीमीटर इधर थी, 10 सेंटीमीटर इधर, 20 सेंटीमीटर इधर, एक स्ट्रेट लाइन जो इसके क्या थी? पैरेलल कट किया गया था। अब देखो इसने
क्या किया, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला थ्योरम था। थ्योरम क्या था कि इफ वन लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड इंटरसेक्टिंग other two side at distinct point, then the line which is intersecting the two points dividing the other two sides in a same ratio। ये पहली थ्योरम हो गई कि अगर बोला गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर एक ट्राइंगल है और उसको जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल में एक लाइन खींची जाए जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे और तीसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये जो दो कट पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। ये पहली थ्योरम हो गई। दूसरी थ्योरम जस्ट इसकी कन्वर्स, अगर रेशियो इक्वल हैं, मतलब आप केक की कहानी उल्टी, बोला गया कि आप लोग केक की रेशियो जो है सेम काटिए, मतलब अगर केक काटिए तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर 20 सेंटीमीटर, अगर इक्वल रेशियो में काटिए तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये लाइन इसकी स्ट्रेट हो जाएगी। अब थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो साइड जो आपस में सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, उससे जोड़ने वाली जो ये लाइन होगी वो तीसरे साइड के क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये थ्योरम 10.6.2। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे रूपा, रेखा और बल्लू के बर्थडे में कैसे डिवीजन केक हुआ था, कैसे थ्योरम्स बनी थी। थ्योरम कैसे बनी थी कि अगर इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो रखा गया था तो ये लाइन पैरेलल हो गई थी, और क्योंकि अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, अगर ये लाइन पैरेलल रख के काटा गया तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब थ्योरम देखा जाए, if a line is drawn parallel to the one side of the triangle and intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in a same ratio। अगर बोला जाए शुद्ध भाषा में तो अगर कोई एक लाइन जो कि पैरेलल हो किसके, थर्ड साइड की, और अदर दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है, तो ये ट्राइंगल को जो अदर टू साइड कटेंगी वो बराबर से रेशियो में डिवाइड होंगी। अब देखो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के लिए अगर हमें DE पैरेलल टू BC, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये प्रूफ करना होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, जो थ्योरम कहती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इन ट्राइंगल ADE परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे एक MD और ये एक हो जाएगा NE। अब इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर DEB, फिर DEC। अब इन तीनों में रिलेशन से हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल क्या होगा, अब ये वाला ट्राइंगल देखो ADE, छोटा वाला ट्राइंगल ADE, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ये वाली हाइट मान ले, कौन सी, MD को हाइट माने तो AE बेस हो जाएगा, MD को हाइट माने तो AE बेस हो जाएगा, तो एरिया ADE का क्या हो जाएगा, AD का हाफ MD इंटू AE हो जाएगा। अब इसी के करस्पॉन्ड एक एरिया देखते हैं DEC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू MD इंटू EC। अब इसमें क्वेश्चन होना चाहिए MD कैसे हाइट हुई। अब जरा ध्यान से देखोगे तो DEC ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, DEC ऐसे टाइप का ट्राइंगल है, देखो DEC। और जो भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, अगर इसको ऐसे देखा जाए DE और C, जो भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है उसकी हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। ये देखो ट्राइंगल की बेस ये है, अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो ये ऊंचाई होगी ना, बेस की यहां से ऊंचाई देखा जाए तो ये ऊंचाई होगी, वो कहाँ होगी, ट्राइंगल के बाहर, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, स्ट्रेट हाइट होनी चाहिए। यहाँ की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी एक्सिस पे पॉइंट आने की दूरी ये हाइट होगी, और ये हाइट देखो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कहाँ आ रही, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल आ रही। इसी वजह से DEC ये ट्राइंगल जो है इसकी हाइट कहाँ आ रही, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल MD आ रही है, आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल MD आ रही है। अब इन दोनों एरिया का अगर हम रेशियो रखेंगे तो AE अपॉन AC आएगा, क्योंकि बाकी चीजें आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, AE अपॉन AC आ जाएगी। अब दूसरा एरिया हम लोग अगर फिर से ADE का एरिया निकालते हैं, अब AD का एरिया इस बार निकालेंगे, लेकिन हम लोग बेस किसको मानेंगे, AD को मानेंगे, और यहाँ की नई हाइट कौन हो जाएगी, NE हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा, दूसरी तरीके से अगर लिखा जाए, सेम टाइप का एरिया निकाला जाए, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल ऐसे है
और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे यहाँ से, तो एरिया चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात तो एक ही है। अब AD का हाफ NE इंटू AD, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल। अब इसी के करस्पॉन्ड DEB का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एकदम सेम, क्योंकि देखो ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा है। अब इसकी भी हाइट देखो बाहर होगी ट्राइंगल की, तो इसकी हाइट कौन हो जाएगी, इस ट्राइंगल के बाहर हो जाएगी NE, तो इसीलिए ट्राइंगल DEB की हो जाएगी हाफ, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू NE इंटू DB। अब दोनों का रेशियो रखेंगे तो AD अपॉन DB हो जाएगा। तो हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गई AE अपॉन EC और इक्वेशन 2 मिल गई AD अपॉन DB। अब ये दोनों के इक्वल रेशियो हम लोग LHS इक्वल टू RHS कर क्यों दें, ये भी तो रीज़न होना चाहिए। तो इसके रीज़न की वजह से ये होगा कि बेटा जो DEC और ट्राइंगल DEB बन रहा है, DEC और ट्राइंगल DEB जो बन रहा है वो एरिया ऑफ वो ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जो किसी पैरेललोग्राम के सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल बन रहा है। अब देखो अगर ये ट्राइंगल, ये एरिया, ये ट्राइंगल ये बन रहा है DEB वाला और DEC वाला, ये देखो यही दोनों ट्राइंगल तो बन रहे हैं, ये सेम बेस, अगर बेस ये कंसीडर करें ये वाली, तो ये सेम बेस हो जाएगी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये दो पैरेलल्स के बीच में अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो अगर बताओ ये ऊपर वाला एरिया सेम, दोनों में देखो ऊपर वाला एरिया सेम और ये दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो हैं सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। अगर दोनों का एरिया ऊपर वाले का भी नीचे वाले का सेम है, ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम है, तो जाहिर से बात है अगर ये क्वांटिटी जैसे यहाँ पे थी, ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे 20 सेंटीमीटर दोनों सेम थी, यहाँ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आपस में दोनों क्या थी, सेम थी। वैसे अगर ऊपर वाला AD के नीचे वाले के बराबर है और नीचे वाला DEC नीचे वाले DEB के बराबर है, तो दोनों का LHS इक्वल टू RHS भी सेम होगा। इसीलिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये वाली प्रूव हो गया हमारी इक्वेशन कैसे, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB होता है बिकॉज ऑफ द रीजन रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड। तो यहां से हम लोग को पहला थ्योरम प्रूफ हो गया कि क्यों किसी ट्राइंगल में जब एक लाइन पैरेलली खींची जाती है पैरेलल टू थर्ड साइड, जो दो पॉइंट पे डिस्टिंक्ट जगह कट करती है, वो दोनों साइड के ट्राइंगल की दोनों अदर साइड्स को सेम रेशियो में कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम। जो पहली वाली थ्योरम थी उसके इसकी ये वाली थ्योरम जो होगी जस्ट कन्वर्स है, मतलब जस्ट अपोजिट है। पहली वाली थ्योरम में कही गई थी कि अगर लाइन पैरेलल खींची गई है थर्ड साइड के तो दोनों रेशियो बराबर में बांटेगी जहां कट करेगी। अब कह दिया गया है अगर रेशियो बराबर से बांटे गए हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। इफ अ लाइन डिवाइड any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel। अगर कोई लाइन जो ट्राइंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड की। अब देखो कैसे, अगर मान लिया जाए कि DE जो है वो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है किसके, BC के, तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे DE डैश जो मान के चलेंगे BC के पैरेलल है। तो अगर पहली बात तो जब भी प्रूफ करना हो तो अगर ये बोला जाए कि ये है तो ये होगा, तो जो है वो हमेशा गिवन में मान के चलते हैं। जैसे कि सेम रेशियो है तो पैरेलल होगा, तो जो है वो क्या मान के चलते हैं, गिवन में मान के चलते हैं, तभी थ्योरम्स के प्रूफ होते हैं। अब हम लोग गिवन के मान के चलेंगे कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC गिवन है और ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो अब पहले हम लोग को इक्वेशन मिलती है AD अपॉन DB इक्वल टू EE डैश E डैश C के बराबर। क्यों, अगर DE डैश हम पैरेलल BC खींचते हैं, ये पहली वाली थ्योरम हम लोगों ने पहली वाली पढ़ी कि अगर कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं थर्ड साइड के तो आपस सेम रेशियो में काटती हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। अगर DE डैश को हम पैरेलली मान के खींचते हैं किसके, BC के, तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। और दूसरी ये वाली कंडीशन गिवन है तभी तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन EC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AD अपॉन DB भी AE अपॉन EC के इक्वल है। मतलब ये देखो अगर AE डैश अपॉन E डैश C और AE डैश और E डैश C दोनों ही के LHS सेम है, या दोनों के देखो LHS सेम है,
ये देखो इसका LHS AD/DB और इसका LHS AD/DB, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। इस वजह से ये दोनों लाइन भी सेम ही होंगी। मतलब अब अगर इक्वल करना है तो अगर ये लाइन जो डी डैश हमने मान के चला है कि ये पैरेलल दूसरी लाइन होगी, ये दूसरी लाइन नहीं होगी, ये सेम लाइन होगी जो कि यही पैरेलली लाइन करेगी। मतलब ये दोनों लाइन सेम होंगी। अगर इसका भी प्रूफ करना है कि दोनों लाइन सेम है तो दोनों के साइड में अगर 1 हम ऐड कर लेंगे तो दोनों के देखो न्यूमरेटर में दोनों जगह पे सेम AC ही मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या कंफर्म मिलता है कि डी डैश और डी आर द सेम लाइन विच इज पैरेलल टू द BC। और बोथ लाइन, या ये कह सकते हो कि जो हम लोगों ने पैरेलल लाइन खींची थी डी डैश वो कोइंसाइड हो जाएगी DE के, ताकि ये कंडीशन कंप्लीट हो सके। थ्योरम के प्रूफ से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं जो थ्योरम के प्रूफ में जरूरत पड़ेंगे। कि करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होगा, साइड के रेशियो और एक साइड में अंतर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अंतर क्या होगा। 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि प्रूफ में थ्योरम्स में कोई दिक्कत ना आए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाए इसका मतलब होगा ऐसे वाले एंगल जिनके कैरेक्टर सेम हो, इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाले चीज हो। जैसे कि अगर ये 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल PQR हो गया और एक ट्राइंगल ABC हो गया। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बोला जाए तो देखो इसका 90 डिग्री वाला एंगल ये इसके करस्पॉन्डिंग कोई ये साइड वाला ये एंगल नहीं हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाला, मतलब इसका भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बोला जाए तो देखो अगर इसकी हाइट PQ है तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इसको देखने का तरीका है कि अगर 2 अलग अलग ट्राइंगल डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखे हो तो उनको सेम ओरिएंटेशन में या तो करके देख लो या तो इक्विवेलेंस कैरेक्टर से मैच कर लो। तो अगर इसकी हाइट देखो ये बेस और ये हाइट हो गई तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये 90 डिग्री ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गई, AB हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाली साइड QR की कौन हो गई, बेस वाली BC हो गई। तो अगर इक्विवेलेंस कैरेक्टर वाली चीजें बोली जाएं कि आपस में इक्वल करो, या करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाए या करस्पॉन्डिंग साइड बोला जाए, तो इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाली चीजों को मैच करते हैं। अब दूसरी चीज देखो कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते थे, कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने देखा था, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते थे वो आपस में 100% सिमिलर भी होते थे। अगर 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके क्या होगा, शेप और साइज एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंस कहलाते थे, कॉन्ग्रुएंट कहलाते थे। अब कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी भी 2 साइड को दिखा दिया गया जैसे कि PQ = QR, तो इसको अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे इसको एक साइड S कंसीडर करते थे। अब सिमिलरिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेशियोज को इक्वल करेंगे। तो अगर कभी भी 2 साइड जैसे आपस में 2 साइड का रेशियो आपस में इक्वल करा जाए तो ये एक इक्वल, अगर ये एक चीज लिखी तो इसको एक S कंसीडर ना करके हमें 2 S कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि हम लोग 2 साइड, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 2 साइड इक्वल कर दी, PQ और QR, AB और BC। लेकिन अगर रेशियो में देखना जाए, सिमिलरिटी में देखा जाए तो इसका अगर रेशियो हम लोग आपस में इक्वल करेंगे तो ये एक साइड कंसीडर होगी और इधर वाली LHS और RHS वाली 2 अलग अलग साइड कंसीडर्ड होंगी, और इन्हें हमें एक S और एक S नोट 2S मान के चलना पड़ेगा। इसीलिए देखो जब सिमिलरिटी में तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा जाता है तो इसको S और S सिमिलरिटी क्राइटेरिया कंसीडर्ड करते हैं। अब देखते हैं थ्योरम 6.3 कि अगर 2 ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हैं, मतलब अगर सारे इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाले एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो हैंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोला गया है कि अगर कोई 2 ट्राइंगल हैं, कोई 2 ट्राइंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये और ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो होगा रेशियो भी सेम होगा और वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो हमने बताया था कि अगर ये है तो वो होगा, तो जो है वो हमेशा गिवन मान के चलते हैं तभी प्रूव होता है। तो जो है क्या क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल A = एंगल D, एंगल B = एंगल E, एंगल C = एंगल F। ये
चीज़ें क्या हैं, गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये साइड का रेशियो क्या है, सेम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग एक ट्राइंगल जो DEF होगा उसमें AB के इक्वल लेंथ की DB काट लेंगे, मतलब कट DP इक्वल टू AB एंड AC इक्वल टू DQ। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को कट कर लेंगे, कहाँ से, DB इक्वल जो होगा वो AB की इक्वल कट कर लेंगे और AC के इक्वल DQ को कट कर लेंगे और यहाँ से इन दोनों लाइन से जोड़ देंगे। तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों एक छोटे छोटे ट्राइंगल बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या रिलेशन होगी। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, अगर देखा जाए तो हमने AB के इक्वल क्या है, DP है सॉरी, और AC के इक्वल हमने क्या काटा है, DQ काटा है, और एंगल A इक्वल टू एंगल D है बाई गिवन है पहले से कंडीशन, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स आर इन अ सेम रेशियो, ये है। तो ये चीज गिवन है, तो बाई SAS ये दोनों ट्राइंगल देखो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT एंगल B जो होगा अपने करस्पॉन्ड इक्वल कैरेक्टर वाले P के इक्वल हो जाएगा। बाई CPCT एंगल C जो होगा वो Q के इक्वल हो जाएगा। तो बाई CPCT B इक्वल टू Q, B इक्वल टू P एंड C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। और अब हमने देखा था कि एंगल B जो था वो E के इक्वल पहले से गिवन था, एंगल B इक्वल टू E था। तो ये देखो तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल B जो है वो E के भी इक्वल और P के इक्वल है, मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल E हो गया। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखो एंगल C जो था वो F के इक्वल हो गया, गिवन था, और जो C है बाई CPCT Q के इक्वल भी हो गया, तो Q और F भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। जब ये लाइन पैरेलल हो गई तो हम लोग के अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 लग गई कि अगर कोई लाइन पैरेलली कट करेगी एक ट्राइंगल को तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। वही हमने रखा DP अपॉन PE, DQ अपॉन QF, और यही इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन EF के। अब देखो हमने DP को AB के इक्वल काटा था और DQ को AC के इक्वल काटा था, और PE जो है वो BC के, PQ जो है BC के कैसे इक्वल हो जाएगी, बाई CPCT, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा लिए थे। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा लिए थे तो इसकी सारी रूप और रेखाएं सेम होंगी। प्रीवियस में हमने CPCT का मतलब बता के रखा है, तो अगर CPCT का मतलब जाना है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक। तो अब देखो अगर हमने रिप्लेस कर देंगे यहाँ DP की जगह AB को, DQ की जगह AC को और PQ की जगह BC को, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PE, AC अपॉन QF, BC अपॉन EF, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो तो एक रेशियो को हम एक साइड को, मतलब अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो इसको दो साइड कंसीडर करते हैं। जैसे वहां साइड इक्वल देखते थे कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे एक रेशियो को एक साइड कंसीडर करेंगे, और कोई भी इक्वल करने के लिए मिनिमम दो रेशियो को आपस में इक्वल करेंगे, तो हमेशा SS तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। वो इस बात को आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप फील हो जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां से प्रूफ हो गया। अब देखा जाए, इस कहने का मतलब ये था, इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम लोग AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी जानते हैं, या AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी जानते हैं। ऐसे AA क्यों कहते हैं, केवल AA क्यों कहते हैं, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला तो तीसरे के इक्वल हो ही जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर दो ट्राइंगल हैं, एक 45-45 के दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला जो दोनों में होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, जस्ट उसका उल्टा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आपस में इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स द साइड्स ऑफ वन आर प्रोपोर्शनल टू द अदर या इन द सेम रेशियो, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब अगर किसी ट्राइंगल्स की तीनों साइड, जितने भी साइड होती है सारी साइड, तीनों साइड आपस में सेम रेशियो में हैं, मतलब ये
अपॉन ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस, ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल डी इक्वल, एंगल बी करस्पॉन्ड एंगल ई इक्वल, एंगल सी करस्पॉन्ड एंगल एफ इक्वल। ये आपस में एफ इक्वल होंगे तीनों एंगल, और दोनों दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम SSS के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोग SS पढ़ते थे, उसमें क्या करते थे, तीन साइड्स का अगर इक्वल कर दिया जाए तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। अब यहाँ पे हम लोग तीन साइड को इक्वल नहीं करेंगे, देखो तीन साइड के रेशियो को इक्वल करेंगे। यही अंतर हो जाता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ पे देखो रेशियोस आपस में इक्वल करे जा रहे हैं, एक रेशियो ये हुआ, दूसरा रेशियो ये हुआ, तीसरा रेशियो ये हुआ। अब एक रेशियो को एक साइड कंसीडर किया जाता है और ये सिमिलरिटी SSS के नाम से जाना जाता है। प्रूफ एकदम सिमिलर होगा, दो ट्राइंगल लिए जाएंगे, AB के इक्वल DP को कट किया जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम को प्रूफ किया था। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाए जाएंगे बाय CPCT, ये साइड ये साइड और ये एंगल CPCT से ये एंगल इक्वल दिखाया जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि पहले से ये इक्वल गिवन है और जैसे ये साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, इसको रिप्लेस करेंगे तो थेल्स थ्योरम जो हम लोगों ने पहला वाला पढ़ रखा है उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा कि अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये आपस में ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसमें हमें क्या करना है कि रेशियो गिवन है, क्योंकि अब हमने बताया था थ्योरम में ये है तो वो होगा, तो जो है वो हमेशा गिवन होता है। तो यहाँ गिवन कंडीशन क्या है, अब रेशियो गिवन है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल आपस में इक्वल है। सेम प्रूफ है, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ऊपर से नीचे लिखा था, जहां से यहां से प्रूफ किया था उसको जस्ट अपोजिट ऊपर से नीचे लिखते चले आओ और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसके ज्यादा थ्योरम की प्रूफ जाने के ज्यादा डिटेल की भी जरूरत नहीं है, केवल समझ में आना चाहिए कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया है क्या, प्रूफ से एकदम सिमिलर हो गए जैसे हमने प्रीवियस वाला थ्योरम प्रूफ किया था। सेम ये थ्योरम उसके बाद वाला थ्योरम भी आपस में सेम वैसे ही इक्वल प्रूफ किया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है बेटा कि अगर एक एंगल आपस में इक्वल है, अगर कोई दो ट्राइंगल में कोई एक एंगल आपस में इक्वल है और साइड इंक्लूडिंग दैट एंगल वो आपस में रेशियो इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, if one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle and the sides including this angle are in a same ratio, then triangle are said to be similar। मतलब अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, अब देखो ये साइड इंक्लूडिंग इस एंगल की इंक्लूड कौन साइड हो रही है, ये एंगल देखो कैसे दो साइड से मिलकर बन रहा है, ये देखो एक साइड ये वाली हो गई और एक साइड ये वाली हो गई, तो ये एंगल जो दो साइड इंक्लूड करके बन रही हैं, अगर इन साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब अगर ये इक्वल दे दिया जाता है, ये साइड्स के इंक्लूजन ना दिया जाता है, मतलब ये एंगल वाली साइड को दोनों को इंक्लूड ना दिया जाता, BC/QR बोला जाता, तो ये गलत होता। ये एंगल के जो है इसी से बनने वाली जो साइड्स हैं इनका रेशियो अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। मतलब अगर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो ये एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं अगर ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, मतलब AB अगर देखो ये एंगल P कौन बना रहा है, PQ और PR बना रहा है, एंगल A को बना रहा है AB एंड AC बना रहा है, तो AB/PQ अगर AB/PQ और AC/PR आपस में क्या होगा, रेशियो सेम होगा, तो कहलाएगा कि ये एक एस और ये एंगल ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, प्रूफ एकदम सिमिलर होगा जैसे कि थ्योरम पहला वाला होगा, हल्का सा चेंजेस है वो तुरंत अपने आप हो जाएगा, वो इररिलेवेंट चीज़ है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। बस इसमें जानने की या ध्यान देने की बात क्या है कि साइड जो इंक्लूड होंगी इस एंगल से वही अगर आपस में इक्वल हैं तभी SAS लगेगा। अगर बोल दिया जाए ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का रेशियो आपस में इक्वल और ये एंगल इक्वल है, तो क्या SAS लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइड के जो इंक्लूड करने वाले दोनों साइड है इनका रेशियो नहीं है। मतलब PR और AC और PQ और
ए बी ये देना मस्ट होगा SAS लगाने के लिए। दो एंगल एक एंगल बनाने के लिए दो साइड लगती हैं, यही दोनों साइड्स का रेशियो देना मस्ट होगा, तभी SAS लगेगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पे S का मतलब होगा वन साइड्स का रेशियो। जैसे कि देखो ये AB अपॉन पी को AB अपॉन PQ को एक साइड कंसीडर किया गया और AC अपॉन PR को एक साइड कंसीडर किया गया, तो ये S और एक एंगल को मिला के ये क्या बन गया, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग सब कुछ सम अप करेंगे, 2 मिनट के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर का रिकैप लेते हैं। हम लोगों ने पहला थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई लाइन जो एक लाइन खींची जाए वो पैरेलल हो, थर्ड साइड के इंटरसेक्ट करे अदर टू साइड्स को, वो लाइन दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है, पहला थ्योरम पढ़ा था। हमने दूसरा थ्योरम पढ़ा था अगर वो सेम रेशियो में बांटेंगी तो वो लाइन थर्ड लाइन की कंफर्म होगा पैरेलल होगी। थर्ड थ्योरम हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव पढ़ा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो वो दो ट्राइंगल आपस की में क्या होंगे, सिमिलर होंगे और उनकी साइड भी आपस में सेम रेशियो में हो जाएंगी। और चौथी हम लोगों ने सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या पढ़ा था, चौथा थ्योरम पढ़ा था कि अगर सारी साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो, S तीनों साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर हमने पांचवा पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल के एक एंगल आपस में इक्वल हो और एंगल जो इंक्लूड होती है उनसे दोनों साइड, जैसे इस एंगल से इंक्लूड होने वाली AB रेशियो PQ और AC रेशियो PR, इन दोनों एंगल से इंक्लूड होने साइड का रेशियो अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली थी कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पे केवल एक अंतर आ जाता है, वहां पे साइड्स इक्वल करनी होती थी, यहाँ साइड का रेशियो आपस में इक्वल करना होता है। तो अगर एक हमने शुरू में ही बोला था, जब शुरू में हम लोगों ने सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि रूप रेखा दोनों सेम तो कॉन्ग्रुएंट, और अगर केवल रूपा सेम तो सिमिलर। रूपा मींस इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, या कोई भी फिगर का सेड टू बी सिमिलर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें समाप्त एकदम छोटे में। तो बल्लू की तरफ से आपको बाय।